क्या आप अशांत हैं या मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं? क्या आपका व्यापार घाटे में जा रहा है? क्या कर्जदार और बीमारी पीछा नहीं छोड़ते? क्या आप अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर परेशान हैं? क्यों नहीं आती घर में सुख समृद्धि? क्या आप अपने बच्चों की पढ़ाई और उनके करियर को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानते हैं कि इन सब बातों का कारण वास्तु दोष हो सकता है? और इसके निवारण के लिए आप मिल सकते हैं वास्तु विशेषज्ञ नरेश सिंगल जी से, जो अपनी प्रतिभा के लिए देश ही नहीं विदेशों में भी जाने जाते हैं। सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और दुबई जैसे देशों में ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। सुप्रसिद्ध वास्तु विशेषज्ञ नरेश सिंगल जी से देश की राजनीतिक, सामाजिक व कॉरपोरेट जगत की कई बड़ी बड़ी हस्तियां नियमित रूप से सेवाएं ले रही हैं। नमस्कार, कार्यक्रम सुख समृद्धि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अब तक हमारे इस कार्यक्रम को देखकर आप ये तो जान ही गए होंगे कि आपके घर में रखी हुई हर वस्तु, आपके घर का नक्शा, आपके घर के पर्दे और आपके घर में यूज़ किए गए कलर्स आपके ऊपर, आपके जीवन के ऊपर गहरा प्रभाव डालते हैं। आपका जीवन कैसे होगा, कैसे समृद्धि आएगी आपके घर में, ये सारी जानकारी हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हमें दे रहे हैं वास्तु कंसल्टेंट नरेश सिंगल जी, जो आज भी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। तो आइए स्वागत करते हैं नरेश सिंगल जी का। नरेश जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नरेश जी, बहुत ही बढ़िया जानकारी आप वास्तु के बारे में हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। इसीलिए दर्शकों ने हमें इतने सारे पत्र भेजे हैं, अपने अपने सवाल भेजे हैं, जिससे वो डायरेक्टली आपसे अपनी समस्या का समाधान जान सकें। तो पहला जो पत्र मैं ले रही हूँ सुरेश जी का है, बिहार से, और इन्होंने लिखा है कि मेरा घर दक्षिण मुखी है, दक्षिण पश्चिम में मेरा मुख्य द्वार है और मैंने सुना है कि ये ठीक नहीं होता। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मैं इसको बदल नहीं सकता तो मुझे क्या करना चाहिए? आपने ठीक सुना है कि दक्षिण पश्चिम का जो द्वार है, जो गेट है, एंट्रेंस है, वो कतई अच्छी नहीं होती। लेकिन इसके साथ साथ ये बता देना चाहता हूँ कि साउथ फेसिंग यानी दक्षिण मुखी घर बुरे नहीं होते। सब लोगों को मन में यही एक वहम, एक भ्रम रहता है कि दक्षिण दक्षिण दक्षिण, यदि दक्षिण बुरा होता तो सारे दक्षिण वाले परेशान होते। साउथ दिल्ली, साउथ बॉम्बे, साउथ कोरिया, साउथ जापान, सब पैसे वाले लोगों का है। दक्षिण कहीं भी बुरा नहीं है। दक्षिण में साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम, यानी जिसको नैऋत्य बोलते हैं, नैऋत्य कोण की, नैऋत्य दिशा की एंट्रेंस गलत होती है। अब दूसरी बात आपके साथ ये आ रही है कि आप इसको बदल भी नहीं सकते। पहले तो आपको ये समझना होगा कि कितना आपके लिए दुष्प्रभाव है इसका। तब जब इसकी ये आप समझ जाएंगे तो आप खुद से बोलेंगे कि इसको बदलना बहुत ज़रूरी है। इसमें मान सम्मान की, स्वास्थ्य की, पैसे की, हर चीज़ की, हर तरीके से इसमें नुकसान होता है, हानि होती है। यदि ऐसा हो रहा है और उसकी रेमेडी भी बहुत कम है, आप फिर भी बदल नहीं सकते, तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि आप उसके अंदर 9 पिरामिड्स लगा दीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको ये भी बता देंगे कि वो पिरामिड्स कैसे होते हैं और कैसे कैसे आपको लगाना चाहिए। दूसरी बात ये कि यदि वो पिरामिड्स आपको ना मिले तो आप एक येलो लाइन की 4 इंच की पट्टी उसमें डाल दें, यानी एक वर्चुअली एक वो बना दें चौखट, और कन्वेक्स मिरर लगा दें, या पाको मिरर आता है फेंगशुई के अंदर, वो लगा दें, या अकेला पाको आता है जिसका आपने देखा होगा कि उसकी 8 दिशाएं होती हैं और 8 कोनों से कटे हुए होते हैं, और बीच में उनमें एक लाइनें सी डली होती है, जिसको हम यिंग एंड यांग के मंत्र समझ लीजिए, एक तरीके से सिंबल्स होते हैं, वो उसमें डले हुए होते हैं, वो आप इसमें लगा सकते हैं। इससे आपका ये हो सकता है, निवारण काफ़ी हद तक हो जाएगा। जी, यानी कि बहुत से ऐसे तरीके हैं जिनसे आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि आपको सचमुच दक्षिण दिशा नुकसान पहुंचा रही है या नहीं पहुंचा रही है। दक्षिण दिशा नुकसान नहीं पहुंचाएगी। साउथ वेस्ट की हम बात कर रहे हैं। साउथ वेस्ट एक सेंसिटिव डायरेक्शन है, साधारण डायरेक्शन नहीं है। मैं आपसे फिर एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि किसी कारण से किसी भी कीमत पर आप इसको बदल सकते हैं तो बदल लें, यदि नहीं बदल सकते रेमेडी में तब जाएं।
क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनकी रेमेडी यानी जिनका उपचार करने के बावजूद भी आपको उसका असर, उसका प्रभाव बहुत कम मिलेगा। जी बिल्कुल। और एक और चीज़ आपने बताई कन्वेक्शन मिरर लगा सकते हैं, तो किस कन्वेक्स मिरर होते हैं, 3 तरीके के मिरर होते हैं, जी। एक कन्वेक्स, एक कनकेव और एक प्लेन। प्लेन मतलब जिसमें हम आईना देखते हैं, यानी शक्ल देखते हैं, आईना जिसे बोलते हैं, दर्पण। एक कनकेव जिसका पेट अंदर को होता है, एक कन्वेक्स जिसका पेट बाहर को होता है, यानी जो बाहर को निकला हुआ होता है। जो बाहर को निकला हुआ होता है यानी उसमें जो आकृति होती है वो आपको बहुत सूक्ष्म दिखाई देती है। जैसे कि आप देखते होंगे ऑटोमोटिव ग्लास जो होते हैं, जो कि कारों वगैरह में लगे होते हैं बैक व्यू देखने वगैरह के लिए, उसमें थोड़ा सा बाहर को निकला होता है, उस ढंग का होता है। ये आपको फेंग शुई का जो सामान बेचते हैं उनके पास आपको अवेलेबल हो जाएगा। जी। तो एक और बात पूछना चाहूँगी सिंगल जी, बाहर की साइड लगाना है ये ग्लास या फिर अंदर की साइड लगाना है? नहीं, बिल्कुल बाहर की तरफ लगाना है। जब आप घुस रहे हैं यानी वहाँ पे अगर कोई गली में कुछ चल रहा है, कुछ जा रहा है या आ रहा है तो उसको भी वो दिखाई देगा, वो विजिबल होगा। जी बिल्कुल। यानी कि इन तरीकों से अपनी समस्या को थोड़ा बहुत वो कम कर सकते हैं। एक और सवाल मैं ले रही हूँ, सिमरन कौर जी का है चंडीगढ़ से। इन्होंने लिखा है कि मैं सिख संप्रदाय से ताल्लुक़ रखती हूँ और घर में गोल्डन टेम्पल की फ़ोटो लगाना चाहती हूँ, और मेरे घर में वास्तु को इतना ज़्यादा नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहती हूँ कि गोल्डन टेम्पल की तस्वीर मैं किस दिशा में लगाऊँ तो उसका अच्छा असर रहेगा। सिमरन जी, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि आपने बोला कि मैं सिख संप्रदाय से हूँ। वास्तु कोई जाति विशेष या संप्रदाय विशेष या धर्म विशेष नहीं है। वास्तु एक साइंस है। जैसे कि आप सेब खाते हैं, उसे कोई मोमडन खाए या कोई ईसाई खाए या कोई हिंदू खाए, सेब को तो नहीं मालूम कि उसे कौन खा रहा है, उसका काम तो फ़ायदा करना है, वो फ़ायदा करेगा। यानी एक ऐसी साइंस है जो कि मानवता के लिए बनी है, व्यक्ति विशेष या संप्रदाय विशेष के लिए नहीं बनी। थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन ये है क्योंकि हम इसके आगे वास्तुशास्त्र लगाते हैं तो सुनने में ऐसा लगता है कि ये केवल हिंदुओं की चीज़ होगी, बट ऐसा नहीं है। दूसरी बात, जहाँ तक आप सिख की बात कर रहे हैं तो सिख एक संप्रदाय है जो कि हमारे में से ही निकला है, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है। फिर भी आपका जो क्वेश्चन है कि हमारे घर में माना नहीं जाता वास्तु को, ऐसे बहुत से घर हैं जहाँ पे वास्तु बिल्कुल ही नहीं माना जाता। अब जो आपकी बात है कि गोल्डन टेम्पल कहाँ लगाएं, आप मानती हैं तो आपके लिए कहना चाहता हूँ कि गोल्डन टेम्पल की तस्वीर आप नॉर्थ यानी उत्तर, नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान, नॉर्थ और ईस्ट के बीच के हिस्से को बोलते हैं ईशान, उसके बाद ईस्ट यानी पूर्व, इन तीनों दिशाओं में आप गोल्डन टेम्पल की तस्वीर लगा सकते हैं। आपको चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हम खुद भी गोल्डन टेम्पल का एक फेंग शुई के हिसाब से, एक फेंग शुई का आर्टिकल, एक उसको गैजेट मानते हुए एज ए रेमेडियल इसको यूज़ करते हैं, रेमेडियल पार्ट मानते हैं इसको, रेमेडी का एक गैजेट मानते हैं, इसको लगाते हैं। आप इसमें सुख आप देख रहे हैं, कभी भी आप गोल्डन टेम्पल का कोई भी ऐसा फोटो देखते हैं तो उसमें एक रिफ्लेक्शन पानी के अंदर आ रहा होता है जो कि वाटर एलिमेंट को इंडिकेट करता है, और वहाँ पे क्या है कि सोना है यानी समृद्धि को भी करता है, प्रॉस्पेरिटी को भी करता है। तो इसलिए आप उत्तर दिशा में लगाएं, ईशान में लगाएं, ईस्ट में लगाएं, कहीं भी लगाएं, इसमें कोई बात नहीं है। एक और बात जानना चाहूँगी सिंघल जी, आपने सिमरन जी को तो बता दिया कि उन्हें गोल्डन टेम्पल की तस्वीर किधर लगानी है। आमतौर पर जो हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर होती है या मंदिरों की जो तस्वीर होती है, क्या उन्हें भी इसी दिशा में लगाना ठीक होता है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि कोई भी जब हम पूजा करते हैं तो हमारा मुख ईस्ट में होना चाहिए या नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, तो हम इन तीनों डायरेक्शन में सेम किसी भी देवी देवताओं की फ़ोटो हम लगा सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा एक परहेज़ करता हूँ, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि हमें भगवान की तस्वीर हर जगह नहीं लगा देनी चाहिए। जहाँ उसका उचित स्थान हो, जहाँ उसका वास्तव में उसका ध्यान भी कर सकें या उसका एक आदर सत्कार कर सकें, वहीं लगाना चाहिए। जहाँ तहाँ नहीं लगाना चाहिए, घर को मंदिर नहीं बनाना चाहिए। तो नरेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी बढ़िया जानकारी देने के लिए। और दर्शकों, हम कल फिर उपस्थित होंगे इसी समय इसी चैनल पर, आपको फिर से देंगे कुछ ऐसी जानकारी जो आप ही के लिए होगी फ़ायदेमंद। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।